नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं चरक सिद्धि स्थान का 9वां अध्याय जो कि है त्रिमर्मीय सिद्धि अध्याय। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले आता है मर्म की संख्या। मर्म की कितनी संख्या है? तो अपन ने रचना शरीर में फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लिया था कि शरीर में स्कंद मतलब कि शरीर में स्कंद और शाखा आश्रित टोटल 107 मर्म है। ठीक है, टोटल कितने मर्म है अपने पूरे शरीर में? 107 मर्म, जो कि शाखा और स्कंद में आश्रित है। शाखा मतलब कि हमारी जो अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी मतलब हैंड्स और लेग्स, और स्कंद मतलब कि हमारा जो मिडल वाला जो शरीर है। ठीक है, जो मिडल वाला जो अपना शरीर है वो है स्कंद। ठीक है, तो टोटल जो मर्म है अपने शरीर में 107 मर्म है। ठीक है, इसके बाद क्या है? मर्म में होने वाली विशेष पीड़ा का कारण क्या है? मतलब कि मर्म विशेष क्यों है, उसमें विशेष प्रकार की पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर चेतना का निबंध विशिष्ट है। मतलब कि यहाँ पर विशिष्ट चेतना है कुछ। मतलब कि अपना तो वैसे तो पूरे शरीर में चेतना है, लेकिन यहाँ पर कुछ विशिष्ट चेतना है जो कि यहाँ पर निबंध है। मतलब कि इसमें अंदर कुछ एक विशिष्ट चेतना है। ठीक है, तो यहाँ इसके आगे क्या है? इसका विशेष महत्व क्या है? मतलब इसमें विशेष महत्व क्या है? मतलब कि कौन से वाइटल्स जो है, मतलब कि जो मॉडर्न में इसको वाइटल्स पॉइंट्स बोलते हैं मर्म को। तो जैसे कि जो स्कंद आश्रित जो वाइटल पॉइंट्स है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कंपेयर टू शाखा आश्रित जो स्कंद मर्म है। स्कंद आश्रित जो मिडल बॉडी में जो मिडल बॉडी में जो वाइटल्स है या फिर जो मर्म है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड एज कंपेयर टू शाखा आश्रित। ठीक है, तो मिडल पार्ट में कौन कौन से है? देखो, जो जो ट्राइपॉड बोलते हैं जो मॉडर्न में ट्राइपॉड, दैट इज़ हृदय, वस्ती और सिर। तो ये इसमें आश्रित है, इसलिए जो मिडल वाला जो पार्ट है अपने शरीर का, जो यहाँ मिडल वाले में जो मर्म है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कंपेयर टू शाखा आश्रित। तो त्रिमर्म किसको बोलते हैं? त्रिमर्म में आते हैं हृदय, बस्ती, सिर। ठीक है, हृदय, बस्ती और सिर, ये आते हैं त्रिमर्म में। हृदय, बस्ती और सिर, ये त्रिमर्म है क्योंकि इसमें जो है ये सद्य प्राणहर मर्म स्कंद में ही होते हैं। इसीलिए इनका विशेष महत्व है। इनका विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि ये सद्य प्राण मतलब कि कोई भी अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिटी पे चोट लग गई तो तुरंत रोग मतलब कि जो पेशेंट है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। सद्य प्राणहर मर्म स्कंद में ही होते हैं, जो कि त्रिमर्म है हृदय, वस्ती और सिर। इसलिए जो स्कंद आश्रित मर्म है उनका विशेष महत्व बताया एज कंपेयर टू शाखा आश्रित मर्म। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अपन को इसकी डिटेल्स के बारे में पढ़ना है। देखो, इस चैप्टर का नाम ही त्रिमर्म सिद्धि अध्याय है, तो अपन को 3 मर्म जो है जो कि स्कंद भाग में है, आपके स्कंद आश्रित है, उसको अपन को पढ़ना है डिटेल में। तो सबसे पहला मर्म क्या है? हृदय। हृदय हार्ट अपना। हार्ट में क्या है? 10 धमनियाँ हैं। प्राण, अपान, मन, बुद्धि, चेतना, सूक्ष्म महाभूत का आश्रय स्थान है। हृदय जो है इसमें से 10 धमनियाँ निकलती है। प्राण वायु, अपान वायु, बुद्धि, बुद्धि का स्थान भी इसी को माना है, चेतना, सूक्ष्म महाभूत का आश्रय स्थान भी हृदय ही है। ठीक है, 10 धमनियाँ इसमें से आती जाती है। प्राण, अपान, ठीक है, ये सब कुछ वायु का भी ये कंट्रोल करता है। प्राण, अपान, मन, बुद्धि, चेतना, सूक्ष्म महाभूत का आश्रय स्थान हृदय ही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। इसका जो सेकंड है वो सिर है। हृदय, वस्ती और सिर, ये इतना ही पढ़ना है अपन को इसमें। तो सिर में क्या है? ज्ञान इंद्रिया है, कर्म इंद्रिया है, प्राण व स्रोतस का आश्रय स्थान है। ज्ञान इंद्रिया मतलब कि जिससे अपन को ज्ञान मिलता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जिसका अपन जो जिससे अपन विषयों का ग्रहण करते हैं
ये जो ज्ञान इंद्रिया है, मतलब कि हमारी आई, नोज़, ईयर, ये हमारी ज्ञान इंद्रिया है। तो ये कहाँ पर आश्रित है? ये सिर में ही आश्रित है, ठीक है। और कर्म इंद्रिया को ये कंट्रोल करेगी, ठीक है। कर्म इंद्रिया को कंट्रोल करेगी। और प्राण व स्रोतस का आश्रय स्थान भी, मतलब कि जो प्राण व स्रोतस है इसको रेगुलेट करेगी ये, ठीक है। मतलब कि जो सिर है वो प्राण व स्रोतसों को रेगुलेट करेगा। दैट इज़ वाई सिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे पूरे शरीर में, ठीक है। क्या क्या है? ये ज्ञान इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, और जो प्राण व स्रोत है, जो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो हमारे ब्रेन में ही है। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है हमारे ब्रेन में ही, तो प्राण व स्रोतस का आश्रय स्थान भी सिर ही है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं बस्ती पे। बस्ती जो कि यूरिनरी ट्रैक अपन जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर स्थूल गुदा है, अंडकोश है, सेवनी है, ठीक है। शुक्र है, मतलब कि शुक्र का भी मतलब कि वाहन यहाँ से होता है। मूत्र वाहन स्रोतस भी के मध्य में मूत्र और जलवह स्रोतस का आधार बस्ती है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है? स्थूल गुदा, मतलब कि बस्ती में क्या आ जाएगा? स्थूल गुदा है, इसमें अंडकोश है, सेवनी है, सुचर्स है, सेवनी को सुचर्स बोलते हैं। शुक्रवाह, मतलब कि ये हमारा वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको भी ऐड कर देता है, रिप्रोडक्टिव शुक्रवाह है। मूत्रवाह स्रोतस, मतलब कि यूरिनरी ट्रैक को भी इंक्लूड कर लेगा इसमें, मतलब कि अरे यूरिनरी ट्रैक को भी इंक्लूड कर लिया। मूत्र और जलवह स्रोतस का आधार बस्ती ही है, ठीक है। तो बस्ती में क्या क्या आ गया? स्थूल गुदा, अंडकोश, सेवनी, शुक्रवाह, मूत्रवाह स्रोतस के मध्य में मूत्र और जलवह स्रोतस का आधार बस्ती ही है, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये अपन को तीन को अपन को डिटेल्स में पढ़ना है। इसमें त्रिमर्म सिद्धि अध्याय में अपन हृदय, सिर और बस्ती, इनमें अगर आघात हो गया तो क्या लक्षण आएंगे, अगर इनमें जो आघात हुआ है, जो सिम्टम्स आने वाले हैं वो अपन को देखने वाले हैं एक पर्टिकुलर का। जैसे कि अपन इस लेक्चर में हृदय में जितने भी अपन को आघात होने वाले हैं, तंद्रा वगैरह, तंद्राप, तंत्रक, अपतानक, ये सब कुछ अपन इसमें देखने वाले हैं। तो आगे क्या है? मर्म आभिगत विघात लक्षण, मतलब कि अगर इन मर्मों पे चोट लग गई, मान लो हृदय प्रदेश में चोट लग गई, या फिर कुछ शल्य मतलब उसमें चला गया, कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेशंस हुआ, तो इसमें क्या लक्षण आएंगे? तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या क्या लक्षण आएंगे। तो हृदय में, अगर हृदय में चोट लग गई या फिर कुछ शल्य वगैरह चला गया, या फिर कोई भी मतलब कि बाधा पहुंच गई उसको, तो उसमें क्या क्या लक्षण आ सकते हैं? हृदय में क्या हो सकता है? सबसे पहले कास, श्वास, बलक्षय। कास, श्वास, बलक्षय, आपको ऐसा कुछ, मतलब इससे आप एक चीज रिलेट कर सकते हो। आपने एक टर्म पढ़ा होगा, कोपल्मोनरी। कोपल्मोनरी मतलब कि जो हृदय से रिलेटेड है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी रिलेट हो जाता है। तो आपको इससे रिलेट करके चलना है कि आपने कोपल्मोनरी पढ़ा था। अगर हृदय में अगर आघात हो गया तो वो डायरेक्ट आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट करेगा। तो क्या हो रहा है इसमें? देखो, कास हो रहा है, श्वास हो रहा है। देखो मैंने पिक्चर्स लगा के रखे तो इससे मेमोरी बहुत स्ट्रांग बन जाएगी आपकी। तो कास हो रहा है, जो थर्ड पिक्चर है इसको कास हो रहा है, जो सेकंड पिक्चर है इसमें श्वास हो रहा है इसको, जो थर्ड पिक्चर है इसका बल का क्षय हो गया है, बल का क्षय हो गया है, ठीक है। बल क्षय हो गया है, कंठ शोथ हो गया है, जो फोर्थ पिक्चर है, कंठ में शोथ हो गया है, मुक्तालु शोथ हो गया है। शोथ मतलब ओडिमा, मतलब कि उसमें पाक हो गया है, उसमें ओडिमा हो गया है। कंठ शोथ, मुक्तालु शोथ हो गया है। जीवा निर्गमन हो गया है, जिह्वा का निर्गमन हो गया है। क्लोम का भाकर्षण हो गया है, ठीक है। इतने अपन को याद हो गए। इसके बाद जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये अलग से याद रखना है और बहुत अच्छे से याद रखना है। इसमें उन्माद, अपस्मार, प्रलाप और चित्त का नाश होता है। उन्माद, अपस्मार, प्रलाप और चित्त का नाश होता है। हृदय में अगर किसी भी प्रकार का अभिघात हुआ तो उसमें उन्माद, अपस्मार, प्रलाप, चित्त का नाश होता है।
अपन ने जब वो जो चैप्टर पढ़ा था जिसमें अपन उन्माद अपस्माद पढ़ा था चरक सूत्र स्थान में, तो वहाँ पर अपन ने देखा था, तो उसमें जो श्लोक में जो आया था, उसमें जो श्लोक में अपन ने जो पढ़ा था, वो पढ़ा था बुद्धि निवास स्थान हृदयम प्रदुष्यति। बुद्धि का निवास स्थान हृदय होता है। बुद्धि का निवास स्थान क्या होता है? हृदय। इसीलिए अगर आपकी हृदय में अभिघात हुआ है तो आपकी बुद्धि का भी नाश होगा, बुद्धि का भी नाश होगा। बुद्धि का नाश अगर होगा तो आपको उन्माद अपस्माद प्रलाप चित्त का नाश होगा। ठीक है, बुद्धि का स्थान क्या है? हृदय। अगर हृदय में किसी प्रकार का अभिघात हुआ तो क्या लक्षण आएंगे? उसमें उन्माद अपस्माद प्रलाप और चित्त का नाश होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे सोच सकते थे कि उन्माद अपस्माद ये सब शिर रोग में आएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्माद अपस्माद प्रलाप चित्त का नाश ये हृदय अभिघात के लक्षण है। ठीक है, इसके नेक्स्ट में चलते हैं अपन। इसके नेक्स्ट में सिर। सिर में अगर अभिघात हुआ, सिर में अगर अभिघात हुआ तो क्या लक्षण आएंगे यहाँ पर? तो देखते हैं सबसे पहले मन्यास्तंभ। मन्यास्तंभ मतलब क्या? अगर किसी पेशेंट में वात जो है वो, मतलब कि वात जो है वो जौ में, मतलब कि आपकी नेक में जो जाके लॉक हो गई, वहाँ से निकलने का उसको स्थान ही नहीं मिला, तो वहाँ पे मन्यास्तंभ उत्पन्न कर देगा। इसको अपन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेट कर सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दैट इज मन्यास्तंभ। ठीक है, अर्दित, फेशियल पैरालिसिस या फिर फेशियल पाल्सी जिसको बोलते हैं, अर्दित, ये भी वातज व्याधि है। तो अर्दित भी सिर में भी, मतलब कि देखो सिर में अपन गर्दन को भी इंक्लूड कर लेते हैं एक टाइप से। तो मन्यास्तंभ हो गया, अर्दित हो गया। इसके बाद क्या है? चक्षु विभ्रंश। चक्षु विभ्रंश है इसके बाद। और अक्षि निमिलन। ठीक है, अक्षि निमिलन। ठीक है, इसके बाद क्या है? गंड स्पंदन, गंड का स्पंदन। जंबा, जरम्बा वगैरह आएगी इसके लक्षण में। लालास्त्राव, लालास्त्राव होगा। देखो मैंने पिक्चर्स लगा के रखी है यहाँ पे, तो आप रिलेट कर पाएंगे। जो फोर्थ पिक्चर है इसमें ये बच्चे का लालास्त्राव हो रहा है। लालास्त्राव भी सिर के अभिघात में आता है। इसके बाद क्या है? मूकत्व, मतलब कि बोल नहीं पाना। तो ये तो समझ में आ रहा है ना अपन को कि मूकत्व है। ठीक है, इसमें और क्या है? गदगंधत्व और स्वर भेद। स्वर भेद भी समझ में आ रहा है क्योंकि ये आपके सिर से रिलेटेड है। सिर से क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हो, वो जो एक्शन है, वो जो वोकल कॉर्ड का जो एक्शन है, रिस्पॉन्स है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन। जो ऑडिटरी सिस्टम होता है अपने ब्रेन में, वो कंट्रोल करता है। अगर आपके सिर में किसी प्रकार का अभिघात हुआ तो आप ढंग से बोल भी नहीं पाएंगे, स्वर में भेद होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? कास श्वास हनुग्रह। कास श्वास हनुग्रह। हनुग्रह मतलब लॉक जॉ हो गया, लॉक जॉ। ठीक है, अनुग्रह लॉक जॉ होता है। ठीक है, चेष्टा का नाश होगा और मोह होगा। चेष्टा का नाश भी होगा और मोह भी होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ तो और अच्छे से याद हो जाएगा। सिर में अभिघात होने से क्या क्या लक्षण आ सकते हैं? सिर में अभिघात होने से मन्यास्तंभ दैट इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अर्दित फेशियल पैरालिसिस, चक्षु विभ्रम, चक्षु विभ्रम, अक्षि निमिलन, गंड स्पंदन, जृंभा, लालास्त्राव, मूकत्व, गदगंधत्व, स्वर भेद, कास श्वास हनुग्रह, चेष्टानाश और मोह हो सकता है। देखो कास श्वास यहाँ पर भी आ गया है, कास श्वास वहाँ पर भी था, क्योंकि जो कास श्वास है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो सिर से भी कंट्रोल होता है। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो सिर से भी कंट्रोल होता है। वहाँ पर सिर में भी इसके सेंटर्स होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा वगैरह। तो आप इससे रिलेट कर सकते हो, कास श्वास भी सिर के अभिघात होने में आएंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं बस्ती। अगर बस्ती प्रदेश में अभिघात हुआ तो क्या क्या लक्षण आएंगे? बस्ती दैट इज यूरिनरी ट्रैक अपना, अगर किसी प्रकार का अगर अभिघात हुआ, कोई शल्य उसमें चला गया, कोई बाहर से कुछ मतलब कि एक्सीडेंट वगैरह होगा किसी पेशेंट का, तो उसमें क्या क्या लक्षण आएंगे? तो वात मूत्र वचो
बच्चों निग्रह मतलब कि वात मूत्र का निग्रहण होगा, मतलब कि जो अपान वायु है उसकी जो साम अवस्था है वो नहीं रहेगी। अगर उसकी साम अवस्था नहीं रहेगी तो जो अपान वायु जो काम करती है, डेट इज़ आपकी मूत्र और मल को बाहर निकालती है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी, तो उसका निग्रह हो जाएगा। निग्रह मतलब संग्रह हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, वृषण मेह वस्ति शूल। वृषण में, मेह में और बस्ती में शूल होगा। शूल का ये कारण होता है वात के कारण, मेनली वात के कारण शूल होता है। तो आपके जो वृषण प्रदेश है, जो आपका मेह है और बस्ती है, यहाँ पर शूल होगा, ठीक है। और क्या है, बस्ती कुंडल। बस्ती कुंडल भी एक व्याधि है, बस्ती कुंडल होगा। वात स्टिला, वात स्टिला, वात स्टिला भी हो सकता है। वात बस्ती स्तंभन भी हो सकता है, बस्ती का स्तंभन भी हो सकता है, मतलब किसी प्रकार का उसमें मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट नहीं होगा तो जो आपके जो जो होते हैं ना रिस्पॉन्स, मतलब कि आप यूरिन को कंट्रोल कर सकते हो, जब आपको मतलब कि जो स्पिंक्टर्स होते हैं आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, तो वो एक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो बस्ती का स्तंभ भी हो सकता है, ठीक है। नाभि कुक्षि गुद श्रोणी ग्रह। नाभि कुक्षि गुद श्रोणी ग्रह। गुल्म और उदावर्त यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। गुल्म और उदावर्त भी आते हैं, बाकी सब तो आपको पता चल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बस्ती में गुल्म, क्योंकि वात की प्रधानता होती है इसके कारण बस्ती ये हो सकती है। तो अगर बस्ती में अभिघात हुआ है तो गुल्म और उदावर्त ये डिसीजेस हो सकती है, ठीक है। गुल्म और उदावर्त बहुत अच्छे से याद रखना है इसमें, ठीक है। इसके नेक्स्ट में चलते हैं। जो मर्म प्रदेश है, जो मर्म स्थान है, उसकी रक्षा अपन को विशेष रूप से वायु से करनी चाहिए। देखो मैंने पहले ही बताया था कि वायु से विशेष रूप से इसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मेनली जो मर्म इफेक्ट होता है वो वायु की वजह से होता है, ठीक है। तो विशेष तो नीलाद रक्षणात्, अनिलाद रक्षयाणी, मतलब कि विशेष रूप से अपन को अनिल दैट इज एयर से, वात से इसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मेनली जो मर्म स्थान है वो वायु से ही इफेक्ट होता है, ठीक है। तो और वायु की दैट इज वात की सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा तो अपन को पता ही है क्या है, बस्ती कर्म। तो मर्म की रक्षा में बस्ती कर्म चिकित्सा की प्रधानता रहती है। मर्म की चिकित्सा में बस्ती प्रधानता, क्योंकि मेनली तो ये वायु से ही इफेक्ट हो रहा है, तो वायु की सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है, बस्ती कर्म। तो अपन इसमें बस्ती कर्म करवाएंगे, ठीक है। बस्ती कर्म की बस्ती कर्म की प्रधानता है यहाँ पर। इसके नेक्स्ट में क्या है, तो जैसे कि अपन ने हृदय के पढ़ लिए थे, तो हृदय में अपन को क्या पढ़ना है, तंद्रा पढ़ना है सबसे पहले। तो तंद्रा में क्या है, तंद्रा आपको थोड़ा बेसिक आइडिया तो पहले से ही होगा, लेकिन आपको यहाँ पे डिटेल में देखना है तंद्रा होती क्या है। तो प्रकुपित वायु कफ को चंचल बनाकर उसे लेकर हृदय में आक्रांत कर हृदय हृदय स्थान की चेष्टा व स्रोतस एवं ज्ञान आदि को आच्छादित कर देता है, तो तंद्रा रोग की उत्पत्ति होती है। मतलब क्या होता है कि जो वायु है, मेनली जो अपन ने पढ़ा है यहाँ पर कि मेनली वायु से ये मर्म दूषित हो रहे हैं, तो जो वायु है यहाँ पर सबसे पहले काम करेगी। वायु जो है वो कफ को चंचल बनाकर हृदय प्रदेश में ले जाएगी, और हृदय प्रदेश की जो चेष्टा है, जो चेतना व स्रोतस है, उनके ज्ञान को अच्छर्दन कर देगी, मतलब उनके ज्ञान को नाश कर देगी और तंद्रा रोग की उत्पत्ति करेगी। मतलब क्या है, जो वायु थी उसने कफ को चंचल बना दिया। कफ तो वैसे स्थिर होता है, लेकिन उसको चंचल बना दिया, कफ को चंचल बना दिया, और कफ को कहाँ ले गई, वो आपके हृदय प्रदेश में। हृदय प्रदेश में जो चेतना व स्रोतस थे, जो चैनल्स थे, उनको ब्लॉक कर दिया। इसी कारण उसको ज्ञान नहीं हो पाया, मतलब कि वो अपने विषय को ग्रहण नहीं कर पाई, और वो स्रोतसों को अच्छर्दन कर दिया, उसके कारण उसको तंद्रा रोग हो गया। तो तंद्रा रोग के क्या लक्षण है,
हृदय में व्याकुलता, मतलब वो जो पेशेंट रहेगा वो बेचैन रहेगा, व्याकुलता रहेगी उसकी। इसमें वाक चेष्ट इंद्रिय में गौरवता, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉपरली बोल नहीं पाएगा। वो उसकी जो वाक इंद्रिय है, मतलब कि जैसे वो भाषण वगैरह डिलीवर करते हैं तो वो प्रॉपरली बोल नहीं पाएगा, ठीक है। वाक चेष्ट में गौरवता, ठीक है। मन बुद्धि प्रसन्न न रहना, मतलब कि ये होता है ना, आज तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, मतलब कि आज प्रसन्नता ही नहीं आ रही है, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, तो वो होती है तंद्रा एक टाइप से, मतलब कि कुछ मन बुद्धि में प्रसन्नता न रहना। वो बुद्धि में भी प्रसन्नता रहना, मतलब कि आलस आना, ये सब लक्षण आपको तंद्रा में देखने मिलेंगे। तो क्या क्या है इसमें लक्षण? हृदय में व्याकुलता, वाग वागचेष्ट इंद्रिय में गौरवता, और मन बुद्धि में प्रसन्नता न रहना, मन बुद्धि में प्रसन्नता न रहना। इसकी चिकित्सा अपन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो, ये कफ के कारण हुआ है, कफ और वात इसमें इन्वॉल्व है। तो कफ में क्या करेंगे अपन? कफ बढ़ा हुआ है, मान लो वहाँ पे जाके जो स्रोतस है वहाँ पे कफ ने ब्लॉक कर दिया है वायु के कारण, तो आप इसमें शमन के साथ साथ शोधन चिकित्सा भी करेंगे। शमन का करेंगे, वायु का शमन कर देंगे, वात अपने स्थान पे चली जाएगी, और कफ का शोधन कर देंगे। शोधन भी चिकित्सा है इसमें, शमन भी चिकित्सा है। अगर ये कफ के कारण हुआ था तो यहाँ पे व्यायाम कराएंगे, रक्त मोक्षण कराएंगे, कटु तीक्ष्ण रस का सेवन कराएंगे। व्यायाम क्यों करा रहे? क्योंकि कफ कफ इन्वॉल्व है, कफ का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। व्यायाम, रक्त मोक्षण और कटु तिक्त रस जो कि वात को हरेंगे, तो कटु तिक्त रस का अपन यहाँ पे सेवन करवाएंगे। इसके बाद क्या है, जो सेकेंड डिसीज है वो अपतंत्रक है। अपतंत्रक अपतंत्रक में क्या है? प्रकोपित वात, ऊर्ध्व गति, मतलब कि जो वात है वो बहुत सारे रीज़न से दूषित हो गई, वो प्रकोपित हो गई अपने शरीर में, वो ऊपर की ओर गति करेगी, ऊर्ध्व गति कर हृदय में पीड़ा कर देगी। देखो अपन हृदय मर्म की पढ़ रहे, तो हृदय में पीड़ा करेगी। वहाँ पर क्या हुआ था? कफ, वायु ने कफ को दूषित कर हृदय व स्त्रोतस में वहाँ पर उसने अवरोध उत्पन्न किया था। यहाँ पर क्या हो रहा है? जो वात है वो ऊर्ध्व गति कर हृदय में पीड़ा उत्पन्न करेगी, सिर शंख में पीड़ा उत्पन्न करेगी। अब देखो यहाँ पर फिर उसके बाद वो ऊपर वाले मर्म में चले गया, ठीक है। पहले हृदय में पीड़ा उत्पन्न की, उसके बाद सिर और शंख में पीड़ा उत्पन्न की, जिसके कारण जो शरीर है वो धनुष जैसा टेढ़ा हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा के रखी है, ये जो है ये अपतंत्रक का पेशेंट है, तो इसका जो शरीर है वो धनुष जैसा टेढ़ा हो गया है। मतलब कि सबसे पहले वायु थी, वायु ऊर्ध्व गति की, ऊपर की ओर गति की उसने, वायु ने, उसके कारण हृदय में पीड़ा उत्पन्न हुई, इसके बाद वो जो गई वो सिर और शंख में पीड़ा उत्पन्न की उसने, उसके बाद उसका जो शरीर है वो धनुष के जैसा टेढ़ा हो गया, जिससे जिससे उसको अपतंत्रक रोग की उत्पत्ति हुई, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है अपतंत्रक में, जो इसकी सेकेंड लाइन आपको बस ध्यान देनी है। इसमें क्या है? कपोत ईव कुंचेत, मतलब कि इसमें जो है ये कपोत की जैसा, कपोत दैट इज कबूतर की जैसी आवाज़ निकालता है, कपोत ईव कुंचेत। तो जो है आप इसको ऐसे याद रखते जैसे कि इसमें है अपतंत्रक, ठीक है। तो पहले संचार के लिए जो तंत्र का यूज़ करते थे अपन, वो कबूतर का यूज़ करते थे, कपोत का यूज़ करते थे, तो वो कपोत तंत्र के जैसे काम करता था। वहाँ पे कपोत संचार तंत्र के जैसा काम करता था, जो कि अभी अपन मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, पहले कबूतर का यूज़ करते थे अपन। इसलिए कपोत तंत्र से आपको याद रख लेना है कि कपोत तंत्र, संचार तंत्र, ऐसे जो टर्म आप रिलेट कर सकते हो। अगर कपोत जो है वो पहले मैसेंजर का काम करता था, तो कपोत ईव कुंजन जो आएगा वो अपतंत्रक में आएगा, कपोत ईव कुंजन काय में आएगा? अपतंत्रक में आएगा। इसके बाद क्या है? अपतंत्रक में वायु दूषित होती है, अपतंत्रक में वायु दूषित होती है, और अपतानक में वायु दारुण रोग उत्पन्न करती है। अपतानक अपन बाद में पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट स्लाइड में अपतानक स्टार्ट होगा। तो अपतानक जो है वो वात दारुण रोग है, और अपतंत्रक वायु के ऊर्ध्व गति करने के कारण होता है, ठीक है।
अपतानक वात दारुण रोग है। इसके नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर क्या है, अपतानक। तो अपतानक में अपन को क्या देखना है, अपतानक में जो है रोगी के नेत्र को वायु जकड़कर ज्ञान को नष्ट कर अव्यक्त शब्द उत्पन्न करती है। क्या होगा इसमें, सबसे पहले जो वायु है, देखो वायु का ही इन्वॉल्वमेंट हो रहा है यहाँ पर भी। वायु जो है वो नेत्र को जकड़ दिया उसने, मतलब नेत्र आपके काम नहीं कर पाएंगे फिर, और ज्ञान को, वो विषय को मतलब कि ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या किया, वायु ने नेत्र को जकड़कर ज्ञान को नष्ट कर दिया। ठीक है, और वो अव्यक्त शब्द उत्पन्न करेगा। जैसे कि किसी का ज्ञान नष्ट हो गया, मतलब कि उसको ज्ञान नहीं हो पा रहा है, और वो मतलब कि कुछ भी आवाज़ निकाला है, ऐसे कुछ भी आवाज़ें निकाल रहा है, तो अव्यक्त शब्द है, मतलब कि उस शब्दों का कोई मतलब नहीं है, ये ऐसी आवाज़ें निकालेगा वो। अपतानक में सीधा सीधा है कि वो क्या क्या होगा, इसमें लक्षण क्या आएंगे। सबसे पहले रोगी है, रोगी के जो नेत्र है उसको वायु जकड़कर ज्ञान को नष्ट कर दिया। रोगी के नेत्र को जकड़कर ज्ञान को नष्ट कर दिया। उसके बाद में क्या है, जो वो अव्यक्त शब्द उत्पन्न करेगा, जो रोगी है वो अव्यक्त शब्द उत्पन्न करेगा। जब वायु हृदय से निकल जाती है, अगर मान लो वो जो वायु थी वो सबसे पहले हृदय में गई थी उसके, उसी के कारण उसको क्या हो रहा था, नेत्र में वायु जकड़ गई थी, उसको ज्ञान नहीं हो पा रहा था और वो अव्यक्त शब्द निकाल रहा था। लेकिन जब वायु हृदय से निकल जाती है तो वो रोगी जो है वो स्वस्थ महसूस करता है, मतलब उसको जो दौरा आया रहता है वो नॉर्मल हो जाता है। तो दौरा इसमें तभी पड़ता है जब दौरा इसमें दौरे पड़ते हैं एक्चुअली। अपतानक में क्या पड़ते हैं, दौरे। जब वो वायु हृदय में जागती है तो रोगी को दौरा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि जो वायु है वो हृदय में चली गई तो तुरंत रोगी को दौरा आ जाएगा, और वो उसके नेत्र में जकड़ाहट हो जाएगी और वो ज्ञान नहीं वो कर पाएगा और अजीब अजीब आवाज़ें निकालेगा। लेकिन जब वो जो वायु है वो हृदय से बाहर निकल गई तो उसमें उसके बाद जो रोगी है वो स्वस्थ महसूस करेगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, यह है अपतानक में। बस ठीक है दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बस्ती के रोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।